हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे और इस वीडियो में हम लीज, गिफ्ट और एक्सचेंज की बात करेंगे। सो आपको इसका प्रीवियस वाला वीडियो देखना होगा अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो। हम एक छोटा सा ब्रीफ एक बार रिवीजन करते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में क्या समझा था। एक बार हम उसे देखते हैं। जो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉपर्टी को हम दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं प्रॉपर्टी के? वो दो पार्ट होते हैं, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो होती है फोन, लैपटॉप, ये सारी चीजें जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह हम जिसको मूव कर सकते हैं। सपोज ये पेन है, ये पेन मेरा है तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज माय प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी मूव हो सकती है वो मूवेबल हुई, और जो प्रॉपर्टी अर्थ से जुड़ी हुई होती है जो कि मूव नहीं कर सकते। क्या आप अपने घर को मूव कर सकते हो? क्या आप अपनी बिल्डिंग को मूव कर सकते हो? जी नहीं कर सकते हैं। तो वो हुई इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो कौन से लॉ से गवर्न होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न होती है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से मूवेबल प्रॉपर्टी गवर्न होती है। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो कौन से उस लॉ से गवर्न होती है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और इसी एक्ट को, इसी लॉ को हम पढ़ रहे थे। बेसिकली जो हम लॉ ऑफ प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं, और उसमें हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को ही हम लोग समझ रहे हैं इन दो वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, इस वाले वीडियो में और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। सो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अब यहां पे हमने बहुत सारे केसेस और बहुत सारे इलस्ट्रेशंस देखे थे जिसमें हमने एसेंशियल फॉर वैलिड ट्रांसफर कवर अप कर चुके थे। उसके बाद में हमने क्या किया था? हमने कवर किया था डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हम कवर कर चुके थे। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में ये था कि अगर आपको प्रॉपर्टी से, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको उस प्रॉपर्टी से कुछ एडवांटेज भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ में आपको उस प्रॉपर्टी से कुछ बर्डन भी मिलेगा। सो अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो आपको एडवांटेज और वो बर्डन दोनों एक्सेप्ट करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बहुत बड़ा बंगला खरीद रहा है, ठीक है, एक बहुत बड़ा घर खरीद रहा है जिसमें स्विमिंग पूल, गार्डन वगैरह सब है, ठीक। तो अब मान लो उस इंसान को सिर्फ स्विमिंग पूल चाहिए और घर नहीं चाहिए, तो ये असंभव है। अगर खरीदना है तो भाई पूरा खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, ठीक है। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कि आप चुनाव नहीं कर सकते कि भाई तुम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो मुझे इतना हिस्सा दे दो, इतना हिस्सा नहीं चाहिए, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने बात की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस की। डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस में क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस में हमने देखा था कि कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन है अगर किसी प्रॉपर्टी पे, तो वो प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। सपोज ये प्रॉपर्टी बेचना है, ये प्रॉपर्टी ए की है और ए इस प्रॉपर्टी को बी को बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स बीच में आता है और एक्स ने क्या किया? एक्स ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, कोर्ट में केस चले गया है। और क्या हुआ इस केस में? एक्स ने बोला कि इस प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा मेरा है। तो अब केस चल रहा है कोर्ट में, तो ए ये प्रॉपर्टी बी को नहीं बेच सकता है जब तक कि कोई पेंडिंग लिटिगेशन है कोर्ट में, तब तक वो प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती है। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखी थी सेल का हमने बहुत सारा समझा था, और सेल में हमने देखा था, सेल में हमने क्या देखा था? सेल में हमने बात करी थी लाइबिलिटीज और राइट्स जो होते हैं वो सेलर के क्या क्या होते हैं, और उसके बाद में जो लाइबिलिटीज और राइट्स जो होते हैं वो बायर के क्या क्या होते हैं। ये वाली चीज हम कवर अप कर चुके थे। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अब एक चीज और जो एकदम ट्रिकी चीज थी उसको मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवा देता हूं 1 मिनट के अंदर अंदर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये देखा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में टिम्बर, ग्रास और क्रॉप्स को हम मूवेबल प्रॉपर्टी में कंसीडर करते हैं, इमूवेबल में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। किस किस को बोला है मैंने? टिम्बर बोला है, टिम्बर, ग्रास और क्या है? क्रॉप्स, ग्रोइंग
ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। ये तीन चीजों को हम किसमें, मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर अप करते हैं, इमूवेबल में नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है, इसका लॉजिक क्या था? इसका लॉजिक था, हमने केस पढ़ा था, ठीक है। कौन सा केस था, याद करो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। बॉम्बे का कुछ केस था, उसको याद करो, ठीक है। उसमें मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था उसमें मैंने आपको, कि अगर किसी इंसान की इच्छा है, अगर किसी इंसान की इच्छा है कि उसे सिर्फ पेड़ में से फल चाहिए, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट होगा। जैसे आम का पेड़ है और अगर कोई इंसान ने वो आम का पेड़ इसलिए लगाया है कि सिर्फ वो आम तोड़ेगा और आम खाएगा, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन किसी इंसान ने मान लो कुछ गेहूं वगैरह लगाए हैं, तो उसको पता है उसने गेहूं क्यों लगाया, गेहूं लगाए हैं तो वो उस गेहूं को 3-4 महीने बाद काटेगा भी, ठीक है। 4-1 महीने बाद वो जब गेहूं को काटेगा तो उसे रुपए मिलेगा। तो गेहूं क्या परमानेंट उस प्रॉपर्टी पे रहने वाले हैं? जी नहीं, गेहूं परमानेंट उस प्रॉपर्टी पे नहीं रहने वाले हैं। तो वो प्रॉपर्टी कंसीडर हो गई मूवेबल का, ठीक है, क्योंकि उसने क्या देखा, उसने इस ग्रोइंग क्रॉप से उसको रुपए कमाने हैं और ये परमानेंटली वहां पे नहीं रहेगी। वहीं जो उसने आम का जो पेड़ लगाया है, आम का पेड़ बहुत 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 साल तक रहेगा, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या था, उसका जो इंटेंशन था वो इंटेंशन था कि खाना खाना, उसका इंटेंशन जो था, उसका इंटेंशन ये था कि फल खाना, ठीक है। उसका इंटेंशन फल खाना था, उसका इंटेंशन उसमें से प्रॉफिट कमाना नहीं था। उसका इंटेंशन ये नहीं था कि मैं आम को काट के बेचूंगा, ठीक है, मतलब आम के पेड़ को काट के बेचूंगा, ठीक। सो वो हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी में। क्लियर है? इसका डिटेल अगर आपको और देखना है तो वो आप उसमें देख सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, क्योंकि अब हम लीज पे जाने वाले हैं, तो लीज पे जाने के लिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पोजेशन और ओनरशिप का आपको यहाँ पे एक डिफरेंस बताया था। तो वो डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि पोजेशन और ओनरशिप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पोजेशन और ओनरशिप का डिफरेंस आप यहाँ पे समझो कि ये जो पेन है, ये पेन मेरा है, ठीक। अब मान लो मैं ये पेन किसी को उधार दे देता हूं। सपोज आप स्कूल में गए, आप पेन लेके गए, ठीक है, आपके पास में 2 पेन थे, वहीं आपके साइड में जो लड़का बैठा था वो पेन लेके नहीं आया, तो उसने बोला कि भाई मुझे पेन दे दे, आज के लिए उधार दे दे, ठीक है। तो तुमने उसको पेन दे दिया, तुमने बोला कि ठीक है मेरे पास 2 पेन है, मेरा पेन तुम रख लो, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुमने ये जो अपना पेन है, इस पेन को तुमने अपने फ्रेंड को दिया, जो तुम्हारे साइड में बैठा है, तुम्हारा क्लासमेट, तुमने उसको दिया कि ठीक है भाई तू आज उससे लिख ले, मेरे पास 2 पेन है। तो उस पेन का मालिक कौन हुआ? उस पेन के मालिक तो आप ही हुए। उस पेन के मालिक कौन हुआ? उस पेन का मालिक ऑफ कोर्स आप हुए, लेकिन उस पेन को एंजॉय करने का राइट आपने अभी अपने फ्रेंड को दे दिया है। उस पेन को एंजॉय करने का राइट आपने अपने फ्रेंड को दे दिया है कि ठीक है आज तू इस पेन से लिख ले, इस पेन का इस्तेमाल तू कर ले। तो जब वो पेन को इस्तेमाल कर रहा है, पेन से लिख रहा है, तो ऑफ कोर्स वो एंजॉय कर रहा है उस पेन को, ठीक है। सो इससे क्या ओनरशिप बदल गई? जी नहीं, इससे ओनरशिप नहीं बदली, बस आपने पोजीशन का राइट उसे दिया है कि ठीक है थोड़े टाइम तक तू पेन को रख ले, वापस मुझे दे देना, क्योंकि मालिक तो मैं हूं ना, पेन मेरा है, तेरे पास पेन नहीं था तो मैंने तुझे बस उधार दिया थोड़ी टाइम के लिए, तू इस पेन से लिख, तू इस पेन को एंजॉय कर, तू इस पेन से अच्छे से लिख, तो तेरे पास पोजीशन की राइट्स है, लेकिन मालिक तो मैं ही हूं, ठीक है। तो ये डिफरेंस था पोजीशन और ओनरशिप का। एक चीज और आपको जो समझनी है, जो हमें रिवाइज करनी है, वो ये है कि प्रॉपर्टी का क्या मकसद होता है। प्रॉपर्टी का बेसिकली 3 चीजों से होता है। पहला होता है हम प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकते हैं। मान लो मेरे पास एक घर है, तो मैं उस घर को अपने पास सदा के लिए रख सकता हूं, हमेशा के लिए मैं उसको अपने पास रख सकता हूं, मैं प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखूंगा। दूसरा जो मेरा मकसद होगा वो ये होगा कि मैं उस घर को, जो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसको एंजॉय करूं। एंजॉय मतलब कि मान लो मेरे पास में घर है, तो मैं जैसे चाहूं वैसे अपना घर की डिजाइन करूंगा, इंटीरियर लुक वैसे रखूंगा, इस कलर के पर्दे लगवाऊंगा, गार्डन बनवाऊंगा, स्विमिंग पूल बनवाऊंगा। वो मेरी जो इच्छा होगी, मुझे कैसे उस घर को एंजॉय करना है, मुझे कैसे उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना है। तो प्रॉपर्टी की 3 राइट्स या 3 प्रॉपर्टी के भी 3 प्रॉपर्टी समझ लो कि किसी इंसान के पास प्रॉपर्टी होती है तो 3 चीज वो करता है। या तो वो प्रॉपर्टी को सबसे पहले अपने पास होल्ड करके रखता है, दूसरा वो प्रॉपर्टी को एंजॉय करता है, और तीसरा वो उस प्रॉपर्टी को एलिमिनेट या फिर सेल
या फिर सेल, या तो वो उस प्रॉपर्टी को एलिमिनेट या फिर बेच सकता है। मतलब अब घर मेरा है, मेरी जब चाहे मैं तब उसे बेच दूं, मेरी इच्छा हो तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखूं, मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन मुझे बेचना है तो मैं बेच दूंगा, मेरा घर है, तुमको क्या करना। और साथ ही साथ में मेरे घर में मैं जैसे इंजॉय करना चाहूं मैं वैसे इंजॉय करूं। सो ये होती है प्रॉपर्टी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। एक और चीज जो हमको रिवाइज करनी है वो रिवाइज करनी है कि अगर प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपए या 100 से कम होती है, ठीक है, 100 और लेस देन 100 और लेस देन 100, तो आप प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करते हो? तो आप प्रॉपर्टी ओरली ट्रांसफर कर देते हो। तो आप प्रॉपर्टी जो करोगे वो ओरली ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी होगी उसे ओरली ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद में अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू मोर देन ₹100 है, मोर देन ₹100 है, तो आप उस प्रॉपर्टी को क्या करोगे? आप उस प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफर करना है, उस प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफर करना है तो हम क्या करेंगे? हम बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ठीक है। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही ट्रांसफर होगी। और हम क्या बात कर रहे हैं? हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी की यहां पे बात हो रही है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन से एक्ट से गवर्न है? इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, टीपीए जिसे बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से ये गवर्न है। क्लियर हुआ? ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी 100 या 100 से कम की है तो हम उसे ओरली ट्रांसफर करेंगे, और अगर 100 रुपए से ज्यादा की है तो लिखा पढ़ी जो पूरा होता है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है जिसमें कि 2 विटनेस लगते हैं, वो जाएंगे, फिर पूरा बकायदा साइन वगैरह सब होगा, फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। क्लियर है? एक चीज और जो आपको लीगल टर्म्स में समझना है वो ये है कि मान लो ए एक इंसान है और ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी प्लॉट है जो उसे बेचना है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, और वो इस प्रॉपर्टी को बेच रहा है बी को, ठीक है, वो इस प्रॉपर्टी को बेच रहा है बी को। तो क्या ए ये प्रॉपर्टी उठा के बी को दे रहा है? जी नहीं। बेचना मतलब यहां पे क्या हो रहा है? लॉ के टर्म्स में बेचने का मतलब यह है कि ए अपनी राइट्स ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है? ए अपनी राइट्स ट्रांसफर कर रहा है। जो ए के पास में जो अधिकार थे, जो ए के पास में जो राइट्स हैं इस प्रॉपर्टी को लेके, वो उसको ट्रांसफर कर रहा है बी को। ठीक है, समझ में आया? क्या ये प्रॉपर्टी उसने उठा के बी को दे दी? नहीं ना, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी उठा के थोड़ी ना देता है। लॉ के टर्म्स में अगर आपने देखा कि अगर उसने राइट्स ट्रांसफर करी है, तो राइट्स मतलब क्या हुआ है? राइट्स मतलब ये हुआ है कि ए ने इस प्रॉपर्टी पे जितने भी अधिकार थे वो पूरे अधिकार बी को दे दिए हैं। तो राइट ट्रांसफर मतलब एक तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है। राइट्स के साथ साथ में वो क्या करता है? राइट्स के साथ में वो लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर कर देता है। लाइबिलिटीज का मतलब आप यहां पे ये समझो, लाइबिलिटीज मतलब ये समझो कि ए ने ये प्रॉपर्टी दी बी को, कितने में दी? ए ने ये प्रॉपर्टी दे दी मान लो बी को 50 लाख में, ठीक है। 50 लाख में ए ने ये प्रॉपर्टी बी को बेच दी, लेकिन ए ने उस रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में ये बताया था कि भाई इस प्रॉपर्टी पे क्या है? इस प्रॉपर्टी पे जो है 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपीस का बैंक में लोन बचा है, बैंक में लोन बचा है, तो वो लोन तुम भर देना। वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया है, तो साथ ही साथ राइट्स दी, तो लाइबिलिटीज भी दी कि ये जो 5 लाख रुपए का लोन है वो बी भर देगा। ठीक है, ये चीज भी समझ में आई। तो राइट्स और ये सारी चीजें भी समझ में आई। देन आपको एक चीज और जो रिवाइज करनी है वो है प्लेंटिव का मतलब। प्लेंटिव मतलब क्या होता है कि ये बात हो रही है यहाँ पे सिविल केसेस की, ठीक है। प्रॉपर्टी सिविल केसेस में आता है, हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। तो सिविल केसेस में प्लेंटिव उसे कहा जाता है जो कि केस फाइल करता है कोर्ट में। वन हु फाइल्स द केस इन कोर्ट, वन हु फाइल्स द केस इन कोर्ट, उसे हम कहेंगे प्लेंटिव। और इस प्लेंटिव
वन हु फाइल्स द केस इन कोर्ट को हम प्लेंटिफ कहेंगे, लेकिन वो किसके खिलाफ केस फाइल कर रहा है वो बचेगा ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिफेंडेंट। उसे हम क्या कहते हैं, डिफेंडेंट, उसे कहेंगे हम डिफेंडेंट। डिफेंडेंट। तो ये प्लेंटिव ने क्या है, प्लेंटिव ने केस फाइल किया है कोर्ट में, और डिफेंडेंट का क्या काम है कि जो प्लेंटिव ने आरोप लगाए हैं उस आरोप से अपने आप को डिफेंड करना। तो प्लेंटिव और डिफेंडेंट का मतलब भी आपको यहां पे समझ में आ गया है। क्लियर हुई, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसी के साथ हमको जो रिवीजन करना था वो रिवीजन आपका हुआ है यहाँ पे क्लियर। अब अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना है तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव में सीधे सीधे इन लॉज से, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा टाइम लेके पहले आपको रिवाइज करवाया है, क्योंकि सीधा अगर आप लॉ एंट्रेंसेस देंगे तो इन लॉज से क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं लीज पे। अब ये जो वर्ड लीज है इसको आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड ओनरशिप। ये डिफरेंस आपको ऑलरेडी अभी मैंने क्लियर किया कि पोजेशन और ओनरशिप में क्या डिफरेंस है। अब लीज का आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि मेरे पास में खाली प्लॉट है, ये खाली प्लॉट मेरे कोई काम का नहीं है। मान लो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बहुत अमीर आदमी हूं, मेरे पास 100 एकर्स ऑफ लैंड है। ठीक है, अब मुझ में दिख रहा है कि ये वाला जो प्लॉट है, ये वाला प्लॉट मेरे कोई काम का नहीं है, लेकिन मैं इसको बेचना भी नहीं चाहता, मुझे रुपए की जरूरत नहीं है, मुझे क्यों बेचना, मेरी इच्छा नहीं कि मैं इसे बेचूं, और ये मेरे काम भी नहीं आ रहा है। तो इतने में एक दूसरा इंसान आया, दूसरे इंसान ने बोला कि यहाँ से रोड वगैरह सब निकले हैं, सब बहुत बढ़िया है। तो दूसरा इंसान आके बोलता है कि भाई तुम मुझे तुम्हारा प्लॉट उधार पे दे दो, तुम मुझे उधार इन द सेंस तुम मेरा प्लॉट, तुम मुझे तुम्हारा प्लॉट कुछ टाइम के लिए रेंट पे दे दो, 10-12 साल के लिए रेंट पे दे दो, मैं उस पर पेट्रोल पंप बनाना चाहता हूं, और मैं तुम्हें बकायदा एक जो हमारा अमाउंट फिक्स होगा मैं वो तुम्हें रेंट पे करूंगा, साथ ही साथ मैं मेरा प्रॉफिट कमाऊंगा। मुझे पेट्रोल पंप खोलना है लेकिन मुझे लैंड नहीं मिल रहा, तुम्हारे पास में लैंड है लेकिन वो लैंड तुम्हारे कोई काम का नहीं है, तो मुझे कुछ टाइम के लिए क्या दे दो, उस लैंड का पोजेशन दे दो, ओनरशिप तुम्हारे पास ही रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए मुझे इस लैंड को जो इंजॉय करने वाली राइट है वो राइट आप मुझे दे दो। ठीक है, समझ में आया। आपने कई बार ये नहीं देखा होगा कि लीज पे दे दी जाती जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये सारी चीजें बनती है, या गवर्नमेंट कई बार चीजें प्राइवेटाइज करती है, तो वो कैसे करती है, वो लीज पे दे देती है कि आज से 100 साल के लिए ये तुम्हारा हुआ, 100 साल के बाद में हम देखेंगे, या आज से 75 साल के लिए, 75 ईयर्स के लिए ये तुम्हारी हुई, तुम भैया इस पे हॉस्पिटल बनाओ, जो प्रॉफिट आए तुम कमाओ, सब तुम करो, हमें थोड़ा सा रुपए दे दो, बस बाकी फिर 75 साल बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के टाइम में जो प्राइवेटाइज भी हो रहा है उसमें ये लीज वाला सिस्टम बहुत काम, मतलब लीज वाला सिस्टम बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वहां लीज नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि आज के टाइम पे ट्रेंडिंग में है ये लीज वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आई। तो समझ में आया लीज मतलब क्या है। लीज मतलब ये है कि यहाँ पे बस किसी के पास में खाली जमीन है और इस इंसान को इस जमीन को चाहिए, तो ये इंसान ने आके इससे बोला कि भाई मुझे तेरी जमीन दे दे, बदले में मैं तुझे रेंट दे दूंगा, मुझे 10 साल के लिए जमीन दे दो, मुझे 15 साल के लिए जमीन दे दो, वो जो भी है वो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। Lease is a transfer of right to enjoy a property for a specific period of time in consideration for price. Lease क्या है? Lease is a transfer of right to enjoy a property for a specific period of time in consideration for price. वही वाली बात है A और ये B। A आया, B गया A के पास में, B ने A से बोला, क्या बोला B ने A से कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, ये प्रॉपर्टी के बदले ये प्रॉपर्टी मुझे 10 साल के लिए चाहिए, और मैं जो तुम्हें रुपए दूंगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा 15 लाख, 15 लाख रुपीस में तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, और मुझे 10 साल के लिए प्रॉपर्टी दे दो। ए ने बोला भाई ले लो, लेकिन 10 साल बाद ये वापस प्रॉपर्टी आप मुझे ही दे देना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ लीज। इसमें ओनरशिप किसके पास में है, ओनरशिप ए के पास में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए बी इस प्रॉपर्टी को इंजॉय करेगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं,
अब यहाँ पे देखते हैं लेसर। लेसर कौन होता है? हु लेट्स आउट द प्रॉपर्टी फॉर लीज। जो प्रॉपर्टी दे रहा है लीज के लिए उसे हम क्या कहते हैं लॉ की नजरों में? उसे हम लॉ की नजरों में कहेंगे लेसर। और लेसी मतलब क्या होता है? टू होम द प्रॉपर्टी इज लीज, मतलब कि जिसने प्रॉपर्टी लीज पे ली है वो हो गया लेसी। ठीक, सो यहाँ पे ए हो गया है लेसर। ए लेसर क्यों है? क्योंकि वो ये प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा है बी को। और बी लेसी क्यों है? क्योंकि वो ये प्रॉपर्टी ले रहा है ए से लीज पे। तो जो प्रॉपर्टी ले रहा है लीज पे वो हो गया लेसी, और जो प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा है वो हो गया लेसर। ठीक है, क्लियर हुई? ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। देन नोट, the lease can also sublet the lessee can also sublet the lease, and the relation between the lessee and the sublease will be that of lessor and lessee. अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको यहाँ पे समझो। ठीक है, इसको यहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझते हैं। वो जो मैंने नोट करके आपको जो बताया है कि 3 इंसान हैं, ए, बी और सी। ये 3 इंसान हैं। ठीक है, और ये एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट है। ये प्लॉट की ओनरशिप किसके पास में है? ओनरशिप ऑफ द प्लॉट बिलोंग टू ए। इस प्लॉट की मैं यहां पे लिख देता हूं, ओनरशिप जो है, जो इस प्लॉट का जो मालिक है वो कौन है? इस प्लॉट का जो मालिक है वो है ए। ए इस प्लॉट का मालिक है। ठीक है, लेकिन ए के काम में ये कोई प्लॉट आ नहीं रहा। तो एक दिन बी गया उसके पास में। बी ने बोला कि भाई मुझे तुम्हारा प्लॉट दे दो, लीज पे दे दो। ठीक है, ए ने बोला ठीक है मैं तुमको प्लॉट लीज पे दे दूंगा। ठीक है, तो बी गया ए के पास में, किसके लिए? लीज के चक्कर में, कि आप मुझे प्रॉपर्टी लीज पे दे दो। और ए ने हाँ भर दी कि ठीक है तुम प्रॉपर्टी लीज पे ले लो। ठीक है, सो ए क्या हो गया? ए हो गया लेसर। ए को हम क्या बोलेंगे? ए को हम बोलेंगे ये हो गया लेसर। और बी क्या हो गया? बी हो गया लेसी। बी हो गया लेसी। ठीक है, क्योंकि ए प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा है, किसको दे रहा है? बी को दे रहा है। तो जो प्रॉपर्टी लीज पे देता है, जो अपनी प्रॉपर्टी बी को लीज पे दे रहा है उसे हम बोलेंगे लेसर, और जो प्रॉपर्टी लीज पे ले रहा है उसे हम बोलेंगे लेसी। ठीक है, लेकिन बी ने ए से पूछा था, जब एग्रीमेंट इनका हो रहा था, जब इनका रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो साइन हो रहा था, तब बी ने ऐसे बोला था कि क्या मैं इस प्रॉपर्टी को आगे सबलीज कर सकता हूं? तो ए ने बोला ठीक है भाई, मुझे तो मेरे 15 लाख से मतलब है, तुम मुझे 1 साल के 15 लाख दे रहे हो, ठीक है, मुझे मेरे 15 लाख से मतलब है, तुम आगे किसी को भी दो, तुम मुझे 15 लाख रुपए दे देना। ठीक है, बी ने ये सुन लिया। बी ने सोचा ठीक है। अब इतने में सी आया, और सी ने बोला बी से कि भाई प्लीज ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मैं तुम्हें बदले में इसके 17 लाख रुपए दे दूंगा, 2 लाख तुम तुम्हारा कमा लेना और बाकी 15 लाख तुम आगे दे देना। ठीक है, प्लीज ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मेरे बहुत काम की है। तो बी ने सोचा चलो ठीक है, मेरा भी तो 2 लाख की कमाई हो रही है, मैं सी को दे देता हूं। तो बी ने क्या किया, यहां पे सी आया बी के पास में। किसके लिए आया? लीज के लिए आया। किस प्रॉपर्टी के लिए? इसी प्रॉपर्टी के लिए। तो बी ने सी को प्रॉपर्टी दे दी। अब रिलेशन बिटवीन बी एंड सी कैसा होगा? रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड सी में हम देखेंगे, जो बी है वो क्या बन जाएगा? बी हो गया लेसर। अब क्योंकि बी प्रॉपर्टी दे रहा है सी को, और सी हो गया लेसी, और सी हो गया लेसी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो एक बार फिर से हम यहां पे समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, छोटा बनाते हैं इसको। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी ओनरशिप है किसके पास में? इसकी ओनरशिप विथ ए। ओनर कौन है इसका? ओनर है इसका ए। ठीक है, तो बी ए के पास में गया, बी ने ए से प्रॉपर्टी मांगी, ए ने उसको दे दी। ठीक है, तो ए क्या हो गया? ए हो गया लेसर, क्योंकि ए अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है बी को, और बी हो गया लेसी। लेकिन बी के पास में आता है सी। सी बोलता है कि भाई प्लीज मुझे ये प्रॉपर्टी दे दे, ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, ठीक है, प्लीज दे दे। तो बी ने बोला अच्छा चल ठीक है, तू ये प्रॉपर्टी ले ले। लेकिन बी सी को पहले प्रॉपर्टी देने से पहले ए से एक बार पूछेगा, क्योंकि जो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती है कि क्या बी आगे सबलीज कर सकता है प्रॉपर्टी को, क्या बी आगे सबलेट कर सकता है प्रॉपर्टी को। ठीक है, मान लो इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि बी आगे किसी को भी प्रॉपर्टी दे सकता है, ए को तो सिर्फ अपने 1 साल के 15 लाख रुपए से मतलब है।
ठीक है, तो बी ने ये प्रॉपर्टी दे दी सी को। अब रिलेशन बिटवीन बी एंड सी कैसा होगा? अब रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड सी होगा लेसर और लेसी का, क्योंकि सी को प्रॉपर्टी कौन दे रहा है? सी को प्रॉपर्टी तो बी दे रहा है। सी को ए से क्या मतलब? सी को ए से क्या मतलब? सी ने तो बी से प्रॉपर्टी ली, वो बी को ही अपना रेंट देगा, और बी जो है वो रेंट अपना ए को देगा। सी और ए का कोई डायरेक्ट नाता है ही नहीं यहाँ पे, तो बी और सी के बीच में रिलेशन क्या होगा? बी और सी के बीच में रिलेशन होगा लेसर, क्योंकि बी ये जो प्रॉपर्टी है ये सी को दे रहा है और सी इस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो सी हो गया लेसी। क्लियर हुई? ठीक है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। तो ये क्या हुआ? ए और बी क्या हुआ है? ए और बी के बीच में इसे हम बोलेंगे लीज, और बी और सी के बीच में हम जो प्रॉपर्टी का जो आदान प्रदान हुआ है उसे हम बोलेंगे सबलीज। तो ये हो गया लीज और ये हो गया सबलीज। क्लियर है? ठीक है, या सबलेट कुछ भी कह दो, या सबलेट भी कह सकते हो। लीज एंड सबलीज मतलब एक लीज हुई थी और उसी के साथ में एक और लीज हो गई। क्लियर है? नहीं भी क्लियर होगा तो अभी आ गया और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक थोड़ा सा वेट करो, एक बार इसको रीड करो, इस वाले बॉक्स को, ये जो बॉक्स है जिसमें मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूं, अभी के अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन से और ज्यादा चीजें क्लियर होती है, क्योंकि इलस्ट्रेशन एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। इलस्ट्रेशन में क्या बताया है? ए फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर्स लेट्स आउट हिज प्रॉपर्टी फॉर यूज टू बी फॉर अ सम ऑफ 50,000। दिस इज कॉल्ड लीज। A is the lesser and B is the lessee। अब यहां तक समझते हैं हम। सिर्फ यहां पे क्या बोला है कि A ने अपनी प्रॉपर्टी दी है B को। ठीक है, पूरा ही हटा देते हैं तो ज्यादा ठीक होगा। A है और B है, तो A ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी है B को। कितने में दी है? 50,000 रुपए में दे दी। ठीक है, 50,000 रुपए में, एरो उल्टा लग गया है लेकिन आप समझदार हैं, आप लगा लेंगे। ठीक है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी दी है बी को 50,000 रुपए में। ठीक, और यहां पे ओनर कौन है? ओनर है ए। ओनर हो गया ए, तो ए क्या हुआ? ए हुआ है लेसर, और बी क्या हुआ है? बी हुआ है लेसी। बी हुआ है लेसी। ठीक है, यहां तक तो चीजें क्लियर है जो बोली गई है इलस्ट्रेशन में। फिर यहां पे क्या बोला गया है? दिस इज कॉल्ड लीज। ए इज द लेसर, बी इज द लेसी। इफ बी सबलेट्स द प्रॉपर्टी टू सी, द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड सी विल बी दैट ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अब यहां पे वही वाली बात है कि अगर बी ये प्रॉपर्टी क्या कर देता है? सबलेट कर देता है। किसको कर देता है? सी को। तो जो रिलेशन बिटवीन मैथ्स यहां पे थोड़ा लगाओ, रिलेशन बिटवीन A and B equals to B and C। B and C, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन A and B इक्वल्स टू B and C। ये मैथ्स का थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे B क्या कर रहा है? B यहाँ पे प्रॉपर्टी जो कर रहा है वो सबलेट कर रहा है, सबलीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो B है वो प्रॉपर्टी को सबलेट या सबलीज कर रहा है सी को। तो बी हो गया क्या? बी हो गया यहां पे लेसर और सी हो गया लेसी। सी हो गया लेसी। ठीक है, सो द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी का रिलेशन है वही सेम रिलेशन है बी और सी का। सो द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू बी एंड सी, हेंस प्रूव्ड। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना? ठीक है, ऐसे मैथ्स में करते थे आप लोग, और हो सकता है अगर अभी भी आपका मैथ सब्जेक्ट होगा तो आप कर रहे होंगे, लेकिन लीगल स्टडीज लिया होगा तो मैथ्स क्यों ही होगा। ठीक है, सो आपको नोट और इलस्ट्रेशन दोनों यहाँ पे, ये दोनों चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई इलस्ट्रेशन के माध्यम से। अब हम बात करते हैं राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ लेसर एंड लेसी। ठीक है, अब हम एक एक करके, जैसे हमने सेल में नहीं देखा था राइट्स एंड लायबिलिटी क्या होती है, तो जो लीज पे दे रहा है उसकी क्या राइट्स और लायबिलिटीज है, और जो लीज पे ले रहा है उस प्रॉपर्टी को लेके उसकी क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज है। एक एक करके जो आपकी बुक्स में पॉइंट दिए हैं उन पॉइंट को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। ठीक है,
राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ लेसर, डिस्क्लोज द डिफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी विच इज नोन टू हिम एंड इट इज नॉट नोन टू द लेसी। अब यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान रखो, अगर आपने प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने जो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का जो पार्ट 1 वाला वीडियो है, अगर उस प्रॉपर्टी पे जो हमारा जो लास्ट टॉपिक क्या था, लास्ट टॉपिक था हमारा सेल, और सेल में हमने क्या देखा था, सेल में हमने राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर की बात की थी। सेम वही के वही हैं लेसर और लेसी में, ठीक है, सेम वही के वही हैं। यहाँ पे कुछ 2 3 4 पॉइंट में अंतर है, बाकी के बाकी जो यहाँ पे आपने राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो पढ़ी थी सेम वही यहाँ पे है। तो अगर आपने उस वीडियो में बहुत ध्यान से सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ तो सुनना ही है, ठीक है। सो समझते हैं, डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी विच इज नोन टू हिम एंड नॉट नोन टू द लेसी। अब मान लो कि ए जो है, ए अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है बी को, तो मान लो इस प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है, तो लीज पे देने से पहले ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बी को बताए। मान लो इस प्रॉपर्टी में पानी नहीं है, जो कि मैंने सेल के टाइम पे एग्जांपल दिया था, इस प्रॉपर्टी में पानी नहीं है, तो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो लीज पे दे रहा है बी को, तो बी को ये बताए कि भाई यहाँ पे पानी नहीं है, तू सोच समझ के ही प्रॉपर्टी लीज पे लेना, ठीक है। पहला पॉइंट आपको यहां पे होता है क्लियर। सेकंड क्या है, गिव पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द लेसी, बी को पोजीशन देना, मतलब बी को इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने की राइट यहां पे देना है। तो वो तो ऑफ कोर्स देगा ही, जब लीज पे जा रही है तो ऑफ कोर्स बी इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा, क्योंकि बी यहां पे अच्छा खासा रेंट पे करेगा। यहां पे क्या कहेंगे लॉ के टर्म्स में, लॉ के टर्म्स में रुपयों को क्या कहते हैं, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, ठीक है। द लेसर shall let out property for lease to the lessee and make sure lessee enjoy the property without any interruption upon the payment of money। अब यहाँ पे ये समझो कि A ने B को प्रॉपर्टी दे दी, अब जब A B को प्रॉपर्टी दे देगा और B ने इसको रुपए दे दिए A को, तब बार बार A अब यहाँ पे हस्तक्षेप ना करे, उसको विदाउट एनी इंटरप्शन उसको इस प्रॉपर्टी को क्या इंजॉय करने दिया जाए। जो प्रॉपर्टी का जो हम इंजॉयमेंट का जो राइट देखते हैं वो उसे करने दिया जाए, ठीक है। मान लो बी ने इसको दे दिए 50,000 रुपए, बी ने ए को दे दिए 50,000 रुपए, तो अब ए ऐसा नहीं है कि बार बार बी के पास जाएगा और भाई नहीं, रुपए दे दिए ना, अब मुंह बंद रखो जरा, 1 साल 2 साल जितने साल का एग्रीमेंट हुआ है, रुपए दे दिए हैं, अब शांति से बैठे रहो, बी को इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने दो, ठीक। ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। देन नेक्स्ट, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसी। अभी हमने बात करी थी राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर, अब हम बात करेंगे राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसी। अब हम लेसी के राइट एंड लाइबिलिटीज को एक एक करके समझते हैं। इफ एनी कंडीशन इज मेड टू द लेसी, if any addition is made to the lessee property during the lease period, then addition can be compromised in the lease, ठीक है। अब मान लो कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई एडिशन, मतलब उसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा बढ़ गया हो या कुछ कर गया हो, तो वो कॉम्प्रोमाइज हुआ जा सकता है। उसका क्या करना है क्या नहीं करना वो दोनों आपस में बैठ के समझेंगे। कौन समझेंगे, लेसर और लेसी, ठीक है। देन if any part of lease property is destroyed or made unfit by the flood, fire, etc., then lease shall be voidable by the lessee. The lessee gets a right to accept or reject depending upon his wish. अब यहाँ पे देखो एक चीज समझो, यहाँ पे ये बताया गया है कि मान लो यहीं पे समझो ए ने है जो प्रॉपर्टी दी है लीज पे बी को, अब फ्लड वगैरह के कारण ये प्रॉपर्टी हो जाती है डिस्ट्रॉय, उसने प्रॉपर्टी लीज कर दी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा है, पॉइंट बोल रहा है कि बी चाहे तो बी क्या करे, बी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। बी बोल सकता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, बी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें अगर उस रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में लिखी होगी तो ही, ठीक है। ए इतना पागल तो नहीं है कि फ्लड आ गई, बी ने बोला कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं तो ए ने बोल दिया हाँ खत्म करते हैं, जी नहीं। ये सारी चीजें आपको उस रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में मेंशन होती है। मान लो जब ये दोनों, जब ए अपनी प्रॉपर्टी बी को दे रहा था तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन साइन करेंगे, इसमें बहुत सारे क्लॉजेज लिखे होंगे। तो अगर यहाँ पे क्लॉज ऐड है कि मान लो कोई फ्लड वगैरह आ जाए, कोई आंधी बाढ़ तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, तो भैया बी बोल सकता है कि अब मैं नहीं किराया दे पाऊंगा, मेरा तो जो भी मैंने यहाँ पे बनाया करा था सब खत्म हो गया है, इस एग्रीमेंट को खत्म करते हैं। तो ये एग्रीमेंट पर लिखा होना जरूरी है,
क्लियर है, ये चीज समझ में आई। तो इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, इस पॉइंट में कहा यही जा रहा है कि मान लो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई बाढ़ वगैरह आ जाती है, कुछ ऐसी चीज आ जाती है, तो ये लीज क्या होगी, ये लीज खत्म हो सकती है। ठीक है, अगर ए और बी अपनी इच्छा जताएं तो ही। ठीक, इफ लेसर fails to make a repair to the if lesser fails to make repairs to the leased property, the lessee may make the repairs himself and recover the amount from repairs from the lessor. सबसे अच्छा इसका एग्जांपल ये समझो, यहाँ पे ये बताया गया है, पहले पॉइंट को समझो फिर आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा। पॉइंट ये है कि ए ने जो अपनी प्रॉपर्टी दी बी को, ठीक है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी बी को। अब इस प्रॉपर्टी में मान लो कि बहुत सारा खर्चा था, अब जब लीज पे दे रहा है तो बहुत सारा खर्चा था इस प्रॉपर्टी पे, तो बी ने ए से बोला कि भाई ये जो भी है ये पहले सारी चीजें ठीक करवाओ, पहले यहाँ पे पानी देखो, यहाँ पे पानी बहुत गंदा आ रहा, पहले पानी का तुम यहाँ पे साफ पानी का इंतजाम करो, फिर मैं जरा लीज वीज पे लूंगा, पहले तुम सारी चीजें ठीक तो करो। लेकिन ए ने वो चीजें ठीक नहीं की, ए ने वो चीजें ठीक नहीं करी, तो बी ने क्या किया, बी ने अपने रुपए लगाए, बी ने पूरे अपने रुपए यहाँ पे लगाए हैं और अपने रुपए इस प्रॉपर्टी पे खर्च करे हैं। तो जब बी इसको रेंट देगा तो बी क्या करेगा, इन रुपयों को काटेगा, बी बोलेगा कि इतने रुपए मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी पे खर्च करे हैं तो मैं इतना रेंट वहां से कम दूंगा। और इसका जो एग्जाम्पल मैं अच्छे से बात कर रहा हूं, अगर आप लोग कोई रेंट पे घर देते हो या रेंट पे अगर आप लोग रहे हो तो आपको पता होगा जब हम घर लेते हैं, किसी का भी जैसे रेंट पे घर लेने जाते हैं, या अगर आपके घर पे आप किसी को घर पे रेंट देते हो, तो जो भी वो किराएदार होता है वो पूरे घर को बहुत अच्छे से एक बार देखता है, फिर वो क्या बोलेगा, मान लो ये है मकान मालिक और ये है उस घर का किराएदार, तो ये किराएदार क्या बोलेगा, किराएदार बोलेगा कि किचन का नल ठीक नहीं है, किराएदार बोलेगा कि अलमीरा का गेट नहीं खुल रहा। किराएदार सारी चीजें एक बार में देख लेता है कि बाथरूम में ये समस्या, नल वगैरह नहीं चल रहे हैं, तो वो किससे बोलेगा, वो ए से बोलेगा कि इतना सब काम करवा दो फिर मैं घर ले लूंगा तुम्हारा। लेकिन ए ये काम नहीं करवाता है, तो बी क्या करेगा, बी ने खुद ने नल सुधरवाया, बी ने खुद ने मच्छर जाली लगवाई, तो बी जब अपना पहली बार किराया देगा इसको, तो बी रुपए काट के देगा। बी ऐसा बोलेगा कि घर का किराया तुमने 6,000 बताया था, 3,000 का मैंने काम करवाया है, अब मात्र 3,000 रुपए हैं, वो 3,000 रुपए तुम रख लो। ठीक है, तो यही वाला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। If lessor to make any payment with respect, if lessor fails to make any payment with respect to the property and it is recovered from lessee, the lessee shall get it re-encumbused from the lessor. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, if lessor fails to make any payment with respect to the property and it is recovered from the lessee. अब देखो इसमें वही वाली बात बोल रहे हैं कि मान लो लेसर ने कोई पेमेंट नहीं किया, लेसी ने कोई काम करवा लिया, लेसी ने काम करवाया और लेसर ने उसका कोई पेमेंट नहीं किया, तो बाद में जो लेसी है वो उससे वो रुपए वसूल कर लेगा। क्लियर हुआ, ये वही वाला पॉइंट है, थोड़ा सा बस इसको ट्विस्ट करके इन्होंने बता दिया है। देन एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ लीज, the lessee should hand over the property to the lessor in the state which it was received. अब जब लीज का टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है, मान लो कि यहाँ पे हमारी लीज का टाइम था 10 साल, 10 साल का ये पीरियड था कि 10 साल के लिए, मैंने हिंदी में साल लिख दिया, इसको ईयर्स लिख लेना, ठीक है, 10 ईयर्स की मान लो ये लीज का पूरा टाइम पीरियड था। ठीक, अब 10 साल बाद ये लीज कंप्लीट हो रही है, लीज का पूरा सब चीजें खत्म हो रही है, तो ए ने मान लो बी को लीज पे प्रॉपर्टी दी, तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस कंडीशन में ए ने प्रॉपर्टी दी है उसी कंडीशन में उसको वापस करे, उस प्रॉपर्टी को खराब ना करे। सेम वही एग्जांपल ले लो, मान लो कि अगर तुमने किसी को अपना पेन उधार पे दिया है कि ठीक है भाई आज के लिए, या आप अपनी कई बार स्कूटी या साइकिल नहीं देते हो अपने दोस्त को, स्कूटी साइकिल देते हो कि नहीं देते हो, मान लो आपने स्कूटी दी या आपका साइकिल दिया कि ठीक है भाई, तो आप उम्मीद यही करोगे ना कि जिस कंडीशन में दी है उसी कंडीशन में मुझे वापस मिले, कहीं ठोक ठाक के मुझे ना दे। ठीक है, अब थोड़े बहुत तो चेंजेस हो जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत, अगर स्कूटी दी तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, वो लॉजिक वाली बात है, लेकिन आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना कि स्कूटी ठोक के मुझे देगा, नहीं ना। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि जिस हिसाब से जो लेसर ने जो प्रॉपर्टी दी थी, सेम वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेसी की कि वो उस प्रॉपर्टी को वापस करे जब लीज खत्म होने वाली हो तब। The lease may transfer rent or sublet the lessee may transfer rent or sublet the lease property with the consent of lessor. वही वाली बात है कि लेसी इसको क्या कर सकता है, लेसी इसको
इस प्रॉपर्टी को फिर से सबलीज कर सकता है, फिर से रेंट पे दे सकता है, लेकिन कंसेंट जरूरी है लेसर का। और ये वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं यहाँ पे। डिस्क्लोज टू द लेसर एनी फैक्ट दैट लाइज इन द प्रॉपर्टी एंड दैट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। मान लो अगर उसको पता है कि, मान लो यहाँ पे हमने देखा कि ए है लेसर, ए हो गया है लेसर और बी हो गया है लेसी। अब लेसर और लेसी का आपको मतलब समझ में आ गया है, ठीक है। तो मान लो ए ने बी को लीज पे दे दी है प्रॉपर्टी, और बी को पता है कि कल को इस प्रॉपर्टी के भाव बढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पेट्रोल पंप खोलने चाह रहा हूँ, क्योंकि बगल में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ रहा है, बगल में एक हॉस्पिटल आ रहा है। और ये बात लेसर को नहीं पता है, लेकिन मैं तो उससे 10 साल के लिए मैंने लीज पे ले ली, 10 साल के लिए मैं खूब फायदा कमाऊंगा। तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लेसर को बताए कि देख भाई, मुझे तेरी प्रॉपर्टी लीज पे इसलिए चाहिए क्योंकि तुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है इस प्रॉपर्टी के भाव बढ़ने वाले हैं और मैं यहां से बहुत रुपए कमाऊंगा, ठीक है। तो ये बात लेसी को लेसर को बताना चाहिए। यहाँ पे कौन सी बात आ जाती है? थोड़ी सी एथिक्स वाली बात आ जाती है कि आपको एथिक्स होने चाहिए, लेकिन अब इतना आज के समय पे कोई नहीं बताता कि इतने प्रॉपर्टी के भाव बढ़ जाएंगे और ये हो जाएगा, ठीक है। इतना अच्छा जमाना कहाँ रहा। डिस्क्लोज टू द लेसर, ये वाला पॉइंट हमने देख लिया है। देन the lessee should pay rent at proper time and place as specified by the lessor। अब यहाँ पे लेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लेसर को क्या करे, बराबर समय पे रेंट दे, जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ है, मंथली देना है, क्वार्टरली देना है, एक साल में एक बार देना है, जो भी उनका स्पेसिफिक टाइम फ्रेमवर्क हुआ है, जो भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में जो उनका सिग्नेचर वगैरह किया है, जिस हिसाब से उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की है, उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लेसर की कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लेसी की, सॉरी, कि वो लेसर को टाइम पे रेंट दे। क्लियर हुई? ये वाली चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। देन फिर हम आगे देखते हैं, द लीज इज बाउंड टू कीप The lessee is bound to keep the lease property in a good condition when he is in possession of the property. When notice of any defect is given to the lessee, he is bound to rectify it within a period of 3 months. अब मान लो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझते हैं हम इसको वापस। अब थोड़ा सा यहाँ पे आओ तो अब थोड़ी सी चीजें आपको ज्यादा यहाँ पे क्लियर होगी। मान लो ए ने क्या किया है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी है, ये ए है, इसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी है बी को। ए क्या हो गया, एक बार थोड़े से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके चलते हैं। ए क्या हो गया है, ए यहाँ पे हो गया है लेसर, ये अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है लीज पे, किसको दे रहा है? बी को। तो बी क्या हो गया, बी हो गया है लेसी, ठीक है, बी हो गया है लेसी, ठीक। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या करा जा रहा है, इस प्रॉपर्टी को लीज पे दिया जा रहा है, इस प्रॉपर्टी को लीज पे दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या है, मान लो इस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ, मान लो यहाँ पे कुछ बिल्डिंग वगैरह थी और वो बिल्डिंग के साथ में इस प्रॉपर्टी को लीज पे दिया था बी को, लेकिन कुछ डिफेक्ट वगैरह आ गया, मतलब बी के कारण, मतलब जब प्रॉपर्टी इनको दी थी तो मान लो कुछ ऐसी कोई घटना घट गई, या मान लेते ना कोई भी प्रॉपर्टी होती तो कुछ टाइम बाद उसमें मरम्मत या कुछ डिफेक्ट वगैरह आ जाते हैं। तो ये लेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट वगैरह आया है तो उस डिफेक्ट को, अगर प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा तो उस नुकसान को वो सुधरवाए, ठीक है। होता ये है कि मान लो जब लेसर ने लेसी को प्रॉपर्टी दी तो उन्होंने पूरी कंडीशन का आंकड़ा कर लिया कि मेरी प्रॉपर्टी ये है, ऐसा है, ये है, इसमें जो जो खराबी है वो सब मैंने ठीक करवा दी, नल नहीं चल रहा तो नल सुधरवा दिया, सब मैंने करवा दिया, अब अच्छी कंडीशन में तुमको दे दी भैया, ठीक है। अब इनको प्रॉपर्टी मिल भी गई, तुमने हमको प्रॉपर्टी दे दी, इनको मिल भी गई। अब बार बार ए जो है वो यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी तो हम बोलते हैं ना, कभी कभी तो ए अपनी प्रॉपर्टी पे जाएगा, कभी कभी तो देखेगा कि मेरी प्रॉपर्टी में है क्या। अब मान लो एक दिन ए यहाँ पे ऐसे ही घूमने गया देखने कि जो प्रॉपर्टी मैंने लीज पे दी है वो प्रॉपर्टी को सही तरीके से रखा है या नहीं रखा है। तो ए ने देखा कि भैया इस प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिफेक्ट आ गए हैं और बी इसका अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा है, तो उसने बी को नोटिस दिया कि तुम इस प्रॉपर्टी का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हो। जब बी को यहाँ पे नोटिस दिया गया है, ठीक है, तो बी को विदिन 3 मंथ्स इस नोटिस का जवाब देना होगा ए को, और अगर वाकई में कुछ डिफेक्ट वगैरह हुआ है तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज को सुधरवाए,
ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ठीक है, ये वाली चीज हमें हुई यहाँ पे क्लियर। The lessee may use the property and its product and must not do anything that is destructive to the property। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी गई है, ठीक, जो प्रॉपर्टी लेसी को ये जो प्रॉपर्टी मिली है, जिसको ये प्रॉपर्टी मिली है, तो बी इस प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज कर सकता है। यहाँ पे जो भी मान लो एक फूल है तो फूल का इंजॉय करे फूल को, ठीक है, कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को इंजॉय करे। भैया प्रॉपर्टी तुम्हारी है 10 साल के लिए, इसकी इंजॉय करने की राइट बी के पास में है, लेकिन बी को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि इस प्रॉपर्टी के लिए कुछ डिस्ट्रक्टिव हो। ठीक, सो ये चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं, द लेसी शुड नॉट इरेक्ट एनी परमानेंट स्ट्रक्चर इन प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ लेसर। अब यहाँ पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल, इसको वापस ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे हमने क्या देखा है, ये जो प्लॉट है ये खाली प्लॉट है, ठीक है, एक ये ब्लैंक प्लॉट है और ये ब्लैंक प्लॉट, ब्लैंक एकदम खाली प्लॉट है ये, और इस खाली प्लॉट को ए ने बी को लीज पे दिया है। इतनी चीज क्लियर हुई, लेकिन ये खाली था, लेकिन बी की इच्छा है कि वो इस प्लॉट पे क्या करे, वो इस प्लॉट पे कुछ पेट्रोल पंप वगैरह बना ले, ठीक है, तो लेकिन ए ने तो इसको पूरा ब्लैंक प्लॉट दिया है, एकदम खाली है, पूरा ब्लैंक है, ठीक है, पूरा ब्लैंक प्लॉट है ये, ब्लैंक प्लॉट, लेकिन बी की इच्छा है कि वो यहाँ पे क्या करे, बी की इच्छा है कि वो यहाँ पे पेट्रोल पंप बनाए। तो अगर बी को यहाँ पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना है, पेट्रोल पंप बनाएगा तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनेगा ना, खाली तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर बी को कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना है तो बी को ए से पूछना पड़ेगा पहले, और जो इनका लीज का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, हालांकि उसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं कि क्या बी इसको सब लीज कर सकता है, क्या बी इस पे कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर बना सकता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक बार में लिख दिए जाते हैं। जो हम पॉइंट्स में पढ़ रहे हैं ना, वो टर्म्स एंड कंडीशन एक बार में यहाँ पे लिख दिए जाते हैं। क्लियर है? देन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, the lessee is bound to put the lessor in possession of the property for determination of the lease. The lessee is bound to put the lessor in possession of the property for determination of the lease. अब यहाँ पे बार बार यहाँ पे लेसर आ सकता है प्रॉपर्टी में, लेसर आ सकता है अपनी प्रॉपर्टी को देख सकता है, और जो लेसी है, लेसी के पास में सिर्फ पोजेशन की राइट्स है, लेसी सिर्फ उस प्रॉपर्टी को इंजॉय कर सकता है, बाकी ओनर कौन है, बाकी ओनर जो है वो है लेसर ही। क्लियर है? ठीक, नाउ अब बारी आई है एक्सचेंज की। इसी के साथ हमने किया लीज खत्म, लीज हमारा हुआ यहाँ पे खत्म। अब हम समझेंगे यहाँ पे एक्सचेंज को, और एक्सचेंज के बारे में जानते हैं। When two persons transfer the ownership of one thing or for the ownership of another is called exchange. Section 118 of the Transfer of Property Act, Section 118 of Transfer of Property Act में किसके बारे में दिया है, Section 118 of Transfer of Property Act में exchange के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्सचेंज कैन मेड ओनली बाय द वे ऑफ सेल। अब यहाँ पे तुम ऐसे समझो, एक्सचेंज मतलब क्या होता है, आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बार्टर सिस्टम इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, 9th-10th लेवल पे पढ़ा होगा आपने ये। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, बार्टर सिस्टम में ये होता है कि एक इंसान को गेहूं की जरूरत है और दूसरे इंसान को चावल की जरूरत है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसने अपने घर के गेहूं उसको दे दिया और उससे चावल ले लिए, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं कि तुझे गेहूं की जरूरत है, मुझे चावल की जरूरत है, तो तू तेरे घर के चावल मुझे दे देना, और मेरे पास गेहूं ज्यादा है तो मैं मेरे गेहूं तुझे दे दूंगा, ठीक है, ये एक्सचेंज ही हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी वाली बात है कि जब दो पर्सन यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं, मान लो यहाँ पे एक इंसान के पास बहुत अच्छा बंगलो है, बहुत अच्छा घर है, ठीक, और दूसरे इंसान के पास में बहुत अच्छा मैरिज गार्डन है। अब इन दोनों को एक दूसरे की चीजें पसंद है और इनको परचेज करना है, तो इन्होंने सोचा कि ठीक है भाई, रुपए का नहीं करते हैं, अपन एक काम करते हैं, तुम मुझे ए का जो घर है, ए बोल रहा है कि भाई तू मुझे अपना ये मैरिज गार्डन देना, और बी बोल रहा है कि ठीक है तू मैरिज गार्डन ले लेना और मुझे इसके बदले में तुम तुम्हारा ये जो बंगलो है, इतना सुंदर जो घर है, वो तुम मुझे दे देना। तो ये है एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हो जाती है, ओनरशिप यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर हो जाती है कि यहाँ पे
ये जो नाम पे रहता है ना, मान लो ये जो घर है ये ए के नाम पे है और ये जो मैरिज गार्डन है ये बी के नाम पे है, लेकिन अब ये एक्सचेंज कर रहे हैं, बी ये ले रहा है और ए ये ले रहा है, तो ऑफ कोर्स ओनरशिप ट्रांसफर होगी। पेपर में आप देखेंगे तो कौन मालिक हो जाएगा, इस घर का मालिक हो जाएगा बी, और ए क्या हो जाएगा, ए इस घर का क्या होगा, ए इस मैरिज गार्डन का मालिक हो जाएगा। तो ये बाय वे ऑफ सेल है, यहाँ पे कोई लीज वाली बात नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर होती है। ठीक है, एक्सचेंज में कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर होती है। The rights and liabilities of party to exchange shall be that of rights and liabilities of the buyer to the extent of receiving and that of the seller to the extent of giving. फिर से पढ़ो एक बार इसको। The rights and liabilities of party to exchange shall be that of rights and liabilities of the buyer to the extent of receiving that of the seller to the extent of giving. अब यहाँ पे ये समझो थोड़ा सा इस पॉइंट को, ये टेक्निकल है तो इसे हमें समझना है। ए और बी ये दो नाम आपको, आप ये दो अल्फाबेट से आप तंग आ गए होंगे कि सर आप दो लेक्चर से ए बी ही यूज कर रहे हो। ए के पास में क्या है, ए के पास में ये है घर, ठीक है, ये है एक घर है, तो इसको मैंने हाउस लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, बी के पास में है मैरिज गार्डन, ठीक है, बी के पास में हमें क्या मिला है, बी के पास में हमें मिला है मैरिज गार्डन, ठीक, बी के पास में हो गया है मैरिज गार्डन। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। ए को क्या चाहिए, ए को चाहिए मैरिज गार्डन और बी को चाहिए ये घर, ठीक। अब एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक्सचेंज में क्या होगा, यहाँ पे लीज पे नहीं दिया जाता है, यहाँ पे सीधा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, जिसे कि हम सेल कहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, डायरेक्टली पूरा आपको यही समझा देता हूं, डायरेक्टली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, डायरेक्टली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है, डायरेक्टली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यहां पे डायरेक्टली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। अब यहां पे ये समझो, उन्होंने बोला है, उन्होंने क्या बोला है, अब यहाँ पे ये समझो, चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं, उन्होंने जो बोला है वो बाद में समझेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये जो मैरिज गार्डन है इसका सही वाला ओनर कौन था, इसका सही वाला ओनर तो बी था, पहले वाला ओनर तो बी था। इस मैरिज गार्डन पे था 10 लाख रुपए का लोन, ठीक है, इस मैरिज गार्डन पे 10 लाख रुपए का लोन था बैंक से, ठीक है, बैंक से लोन था। और ये जो था, इस घर पे कोई भी लोन नहीं है, इस घर पे नो लोन, सब चीजें सब पूरा इसने कर्जा वर्जा सब चुका दिया है, बहुत अच्छा बंदा है ये ए, बहुत अच्छा लड़का है, उसने सारा अपना कर्जा दे दिया है। अब इनको एक्सचेंज करना है। अब जब एक्सचेंज करना है तो ए तो घाटे में जा रहा है ना, ए के पास तो 10 लाख रुपए का लोन आ रहा है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि राइट्स एंड लायबिलिटीज दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर ये एक्सचेंज हुआ, घर और मैरिज गार्डन अगर एक्सचेंज हुआ है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक घाटे में जा रहा है, इसको 10 लाख रुपए का लोन देना है, ठीक है। अगर मान लो मैरिज गार्डन की कीमत है, मैरिज गार्डन की कीमत है, हम ऐसे समझते हैं, मैरिज गार्डन की कीमत है 50 लाख और इस घर की कीमत है 40 लाख, ठीक है, तो फिर ये ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, इसकी कीमत भी तो ज्यादा है, तो 10 लाख रुपए वो दे देगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, साफ साफ ये समझो, कहने का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, कहने का मतलब ये है कि दोनों की राइट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल होनी चाहिए, मतलब बी और ए की राइट्स एंड लायबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, इन दोनों प्रॉपर्टी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और दोनों की राइट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि एक्सचेंज में एक इंसान घाटे में चले जाए और दूसरा इंसान फायदे में चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो अच्छी चीजें और जो बुरी चीजें जो दोनों मिलती हैं प्रॉपर्टी को जब हम खरीदते हैं, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ये सारांश है इसका, जो कि मैं आपको समझाने की इस डायग्राम के थ्रू कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डायग्राम की वजह से, डायग्राम तो ज्यादा टेक्निकल हो गया, जो मैंने बताया वो ज्यादा इजी हो गया है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ इलस्ट्रेशन, ए ऑफर्स टू सेल हिज कॉटेज टू बी, बी इन कंसिडरेशन ऑफ द कॉटेज सेल हिज फार्म टू ए, ठीक है। अब यहां पे समझते हैं, ए क्या कर रहा है, ए अपना कॉटेज बेच रहा है,
ठीक है। ए क्या बेच रहा है, ए अपना बेच रहा है कॉटेज। इलस्ट्रेशन को थोड़ा अच्छे से समझो, ए क्या बेच रहा है, ए ने बेचा कॉटेज, उसको बेचना है कॉटेज। ए अपना कॉटेज बेच रहा है, किसको बेच रहा है, बी को बेच रहा है। और बी क्या बेच रहा है, बी फार्म बेच रहा है, किसको बेच रहा है, ए को बेच रहा है। तो ये जो फार्म है ये ए के पास में आ गया, और ये जो है ये कॉटेज बी के पास में चले गया। ठीक है, ये जो कॉटेज है ये बी के पास में चला गया। देन क्या बोला गया यहाँ पे, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग मनी फॉर हिज कॉटेज, ए सेल्स, A has received the farm to B. This is an example of exchange. The rights and liabilities of A will be that of seller towards the sale of cottage and will be that of buyer towards the sale of the farm. Similarly, the rights and liabilities of B will be that of buyer towards the sale of the cottage and that of the seller towards the sale of the farm. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो राइट्स और लाइबिलिटीज होगी, जो ए का जो कॉटेज था इसकी जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज थी, और बी का जो फार्म है इस फार्म की जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज थी, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, कुल मिला के वो यही बोल रहे हैं, बाद में बस वो यही बोल रहे हैं कि इसे हम सेल कहेंगे। ठीक है, ये एक्सचेंज हुआ है लेकिन ये सेल कहेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू एक ही होगी। रुपए के बदले रुपए नहीं दे रहे लेकिन इसके बदले प्रॉपर्टी तो दे रहे हैं ना, यहाँ पे कंसिडरेशन में प्रॉपर्टी तो है। तो वही बात यहाँ पे बस घूम फिरा के कह रहे हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देन अब हम क्या देखते हैं, अब हम बात करते हैं गिफ्ट की। अब गिफ्ट, बर्थडे पार्टी वगैरह होती है तो गिफ्ट देते हो कि नहीं देते हो, तो वैसा ऐसे प्रॉपर्टी भी गिफ्ट में दी जाती है। ठीक है, थोड़े बड़े बड़े सरकारी वरकारी नौकरी लग जाएगी तब आप लोग भी ऐसे ही गिफ्ट करोगे प्रॉपर्टी। A transfer of ownership of property that is made voluntary and without the consideration is called gift. Section 122 of the Transfer of Property Act. अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जो वॉलेंटरी, जो खुद की इच्छा से है, और विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब मैंने आपको क्या बताया है, कंसिडरेशन मतलब यहाँ पे आपको मैंने मनी से समझाया है कि अभी के लिए आप समझो कि कंसिडरेशन मतलब है यहाँ पे मनी। तो विदाउट कंसिडरेशन मतलब जहां पे रुपए नहीं लिए, विदाउट मनी। ठीक है, अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज मेड वॉलेंटरी, जो मन से दी जा रही है कि जा ये मेरी तरफ से ये प्लॉट तेरा, वॉलेंटरी। ठीक, एंड विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड गिफ्ट. The person making the transfer is called the donor and the person to whom it is made is called donee. ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ये ए जो है, ए अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, ए अपनी प्रॉपर्टी कर रहा है गिफ्ट। ठीक, ए अपनी प्रॉपर्टी कर रहा है गिफ्ट, ये प्रॉपर्टी है, इसको क्या कर रहा है, इसको ए गिफ्ट कर रहा है। किसको गिफ्ट कर रहा है, बी को कर रहा है। तो ए क्या कर रहा है, ए दान दे रहा है, मतलब दान मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं। ए हो गया डोनर क्योंकि ये चीजें दे रहा है, ये अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है। और बी क्या हुआ, बी हुआ डोनी। ठीक है, सो डोनर एंड डोनी। ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। ठीक है, If the donee expire before accepting the gift, it is become void. अब यहाँ पे एक चीज ये समझो कि ए ने प्रॉपर्टी दी, ए ने बोला कि मैं बी को ये प्रॉपर्टी दूंगा, उसके बर्थडे पे ये प्रॉपर्टी दूंगा, और मतलब वो प्रॉपर्टी देने ही वाला था लेकिन बी मर गया। तो फिर क्या हो गया, तो ये गिफ्ट वैलिड या नहीं है, तो ये वॉइड हो जाएगा। मतलब ये जो डीड है ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि बी ने इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से पहले स्वर्गवास में चले गए। तो ये क्या होगी, ये डीड कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि बी ने ये गिफ्ट एक्सेप्ट किया, उससे पहले ही बी टाटा बाय बाय गुल कर गए इस संसार से। तो ये डीड कैंसिल। ठीक है, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते, मान लो ए गया और ए ने ये गिफ्ट जो है वो बी को दिया, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद में वो स्वर्गलोक चले जाते, तो फिर ये डीड कैंसिल नहीं होती, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुके थे। ठीक, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि गिफ्ट, एक बार अगर गिफ्ट दे दिया जाता है तो क्या वापस लिया जाता है, जी नहीं। तो एक बार अगर आपने प्रॉपर्टी दे दी है गिफ्ट के तौर पे तो आप वापस नहीं ले सकते। आप किसी को, मतलब किसी ने आपको बर्थडे पे गिफ्ट दिया और वो अगले दिन आके बोले कि मुझे मेरा गिफ्ट वापस दे, तो आप दोगे नहीं, गिफ्ट देना था, वॉलेंटरी दिया, तुमने अपनी इच्छा से दिया, अब वापस नहीं मिलेगा। तो एक बार प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दी तो दे दी, वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, A gives his car to B, B accepts the car, but B does not pay anything in return for the car. This is known as gift. In this case, A is donor and B is donee. ये तो सिंपल है कि A ने B को कार दी, B ने एक्सेप्ट कर लिया, तो A डोनर हो गया, B डोनी हो गया। ठीक है, और ये पूरा गिफ्ट का ये पूरी चीजें हुई। ठीक, तो ये सिंपल था।
अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, एक काइंड ऑफ रिवीजन है आपके लिए, ठीक है। ट्रांसफर में अगर हम देखें, ठीक है, तो ट्रांसफर में यहाँ पे बेसिस बताएं, सेल, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, ये जो हम देखते आ रहे हैं अभी, मतलब हमने क्या देखा, हमने सेल के बारे में पढ़ा है, हमने लीज के बारे में पढ़ा है, हमने एक्सचेंज के बारे में पढ़ा है, हमने गिफ्ट के बारे में पढ़ा है। फिर बेसिस क्या है, ट्रांसफर, कंसिडरेशन, मोड, मतलब क्या प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, वो बात करेंगे। कंसिडरेशन क्या रुपए दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसकी बात कर रही है। देन मोड, क्या जो ये रजिस्ट्रेशन है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी जो हम दे रहे हैं इसका लिखा पढ़ी हो रही है या नहीं हो रही, रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सेल में देखते हैं। सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर प्राइस, अगर हम कुछ भी खरीदते हैं तो रुपए देना पड़ता है, फॉर प्राइस। वही लीज में देखें तो ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड ओनरशिप फॉर रेंट, यहां पे ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड ओनरशिप, लिमिटेड मतलब सिर्फ कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ, लिमिटेड मतलब कंप्लीट नहीं, लिमिटेड ओनरशिप फॉर रेंट, यहां पे बदले में क्या है, रेंट देना पड़ता है। और एक्सचेंज में क्या देखते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर सम अदर प्रॉपर्टी, यहां एक प्रॉपर्टी के बदले दूसरी प्रॉपर्टी चाहिए। देन गिफ्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन, तो यहां पे क्या है, यहां पे मनी नहीं लेते हैं। तो हमने सेल में क्या देखा, सेल में रुपए देने पड़ते हैं, लीज में रेंट देना पड़ता है, एक्सचेंज में कोई दूसरी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, और गिफ्ट में ना ही दूसरी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, ना ही रेंट देना पड़ता है, ना ही रुपए देने पड़ते हैं, ये वॉलेंटरी होता है। क्लियर है, ठीक, ये इनका डिफरेंस है। देन कंसिडरेशन, यहाँ पे प्राइस, वही प्राइस देते हैं, यहाँ पे हम प्राइस दे रहे हैं, रेंट अनदर प्रॉपर्टी, नो कंसिडरेशन। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जा रही है, यहाँ पे जो लिमिटेड ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, एक्सचेंज में कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, और गिफ्ट में भी कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान के पास में पूरे का पूरा वो मालिक बन जाता है, पूरी ओनरशिप है, यहाँ पे वो सिर्फ कुछ समय के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। एक्सचेंज में जो प्रॉपर्टी जो मिली है उसको वो पूरे टाइम तक यूज कर सकता है, वो पूरा मालिक बन गया उसका। गिफ्ट में जो प्रॉपर्टी मिली है उसका वो पूरा मालिक बन गया है। अब यहाँ पे क्या है, मोड, मोड में क्या बताया गया है, मोड में है कि सेल की जो सेल जो है, सेल में क्या देखा, सेल डीड शुड बी रजिस्टर्ड, जो सेल हो रहा है उसकी डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लीज में लीज डीड शुड बी रजिस्टर्ड, एक्सचेंज में सेल डीड शुड बी रजिस्टर्ड, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी रजिस्टर्ड, मतलब गिफ्ट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप किसी को प्रॉपर्टी वगैरह दे रहे हो, बिल्डिंग वगैरह दे रहे हो, फ्लैट वगैरह दे रहे हो, तो उसके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक पूरा इंस्ट्रूमेंट में बकायदे ये सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव में पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं करनी है। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो ढूंढने में बहुत ज़्यादा समस्या जाती है, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए सिंपली आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिखिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपको नजर आएगी, जिसमें नीचे दिया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक दिया है, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 और एक्स्ट्रा लर्निंग के कुछ वीडियोस हैं। अब एक्स्ट्रा लर्निंग में क्या है, एक्स्ट्रा लर्निंग में इट्स ऑल लीगल सीरीज करके है, जिसमें कि बहुत सारे लीगल फैक्ट्स वगैरह हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव्स और जो आपके नॉलेज को इनहेंस करेंगे, वो वाले वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। सपोज आप यहाँ पे क्लास 11th में जाके क्लिक करते हैं, तो जैसे आप क्लास 11th में क्लिक करेंगे, क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आपने क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक किया, तो क्लास 11th लीगल स्टडीज के जितने भी लेक्चर्स हैं वो यहाँ पे आपको अरेंज मिलेंगे, टॉपिक वाइज फॉर्मेट में, चैप्टर वाइज मिलेंगे, एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू, आपको वेबसाइट से पढ़ना है तो वेबसाइट से पढ़िए, ऐप से पढ़ना है तो ऐप से पढ़िए, और यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब से अपनी पढ़ाई कीजिए, बस आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको क्लास 11th लीगल स्टडीज का बताया है, सभी क्लासेस में हर सब्जेक्ट इसी वे में अरेंज्ड है। और एक बात और,
जो कि हम लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में हमारा एक टॉपिक और बचा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी का एक वीडियो ऑलरेडी बन गया है, पार्ट 1 बन गया है, ये पार्ट 2 था। इसके बाद में जो आएगा वो पार्ट 3 आएगा। आई होप आपने सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे और आपने एंजॉय किया होगा। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, अपनी कोचिंग्स में भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।